तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे क्लास में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ के थ्रू के एप्लीकेशन को लगाकर हम लोग पॉइंट चार्ज, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए थे। तो इस क्लास में, इस लेक्चर में बिल्कुल उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, यहाँ से भी आप पिछले लेक्चर तक जा सकते हैं। तो जल्दी से कॉपी कलम निकाल लीजिए। अभी हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इसका रिजल्ट हम लोग पहले से जानते हैं कि एक इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां पे चार्ज उस सीट के एक लेयर पे होना चाहिए। तो जैसे देखिए, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सा सीट है, ये कोई इनफाइनाइट सीट है। चारों तरफ इन्फिनिटी तक। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा के बारे में हम लोग जानते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये यूनिफॉर्म है। मतलब इस सीट के एक सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है। ध्यान रहे, चार्ज एक ही सरफेस पे है, मतलब ये चार्ज का एक लेयर है। इसकी वजह से स्पेस में, जैसे यहां से आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो देखिए, ऐसे केस में सबसे पहला स्टेप अपना होता है गॉसियन सरफेस मानना। अब चूंकि ये इनफाइनाइट नेचर का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाला जाए, यहां निकाला जाए, यहां निकाला जाए, सब जगह सेम होंगे क्योंकि सबके सब बराबर दूरी पे हैं। बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं। मतलब अगर यहां पे एक डिस्क ले लिया जाए तो इस डिस्क के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। लेकिन गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है, इसलिए हम लोग को क्लोज करने के लिए इसको कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह का डिस्क बन रहा है। सॉरी, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है, तो हम लोग को क्लोज करना होगा। आप देखिए, ये इस तरह का एक सरफेस बना। अब सोचिए कि अगर ये पी पॉइंट इधर नहीं होके इस सीट से लेफ्ट साइड में होता, यहां से आर दूरी पे, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी आर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस जगह पे है, एग्जैक्टली वही स्ट्रेंथ इस जगह पे होता, क्योंकि ये पॉइंट पी इस सीट से आइडेंटिकल दूरी पे है, ये दोनों। तो दोनों ही जगह इस सीट का इन्फ्लुएंस सेम होगा, डायरेक्शन का फर्क होगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क के सरफेस पे भी होगा। और इसको अगर आगे कंटिन्यू कर दिया जाए तो ये अपना एक क्लोज सा सरफेस बन गया। तो ये अपना इस केस में गॉसियन सरफेस है। ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब सोचिए, इस सिलेंडर के भीतर सीट का इतना हिस्सा ये आ चुका है।
इस सिलेंडर के भीतर डिस्क का ये सीट का ये हिस्सा आ चुका है, और अगर इसका एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही होगा। और यहाँ पे बस इतना जो चार्ज पड़ा हुआ है, बस यही चार्ज इनसाइड होगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सिलेंडर है, एक कागज का पन्ना है, तो एक सिलेंडर को अंदर कर दिए, तो उस सिलेंडर के भीतर कागज का जो हिस्सा आएगा वो तो उसका क्रॉस सेक्शन एग्जैक्टली वही होगा जो कि उस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। मतलब अगर इनक्लोज्ड चार्ज पूछा जाए तो इस सिलेंडर, इस क्रॉस सेक्शन पे जो चार्ज है यही चार्ज इनक्लोज्ड लिखा जाएगा, Q इनक्लोज्ड। और अगर Q इनक्लोज्ड को मैथमेटिकली ढूंढा जाए तो यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज, तो ए एरिया पे सिग्मा इंटू ए, तो इतना चार्ज बंद है। तो अब बाय गॉस लॉ फ्लक्स चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, बंद चार्ज सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन ए है। सिमिलरली बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन, फ्लक्स बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कुल मिला के तीन तरह के सरफेस हैं। इस सरफेस को अगर मैं नाम दूं, ये पहला सरफेस, इस सरफेस को नाम दे रहे हैं ये दूसरा सरफेस, और ये कर्व सरफेस जो है ना, ये पूरा सिलेंडर का जो कर्व, इसको हम लोग बोल रहे हैं थर्ड सरफेस। मतलब ये पूरा का पूरा जो गॉसियन सरफेस है ये तीन सरफेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो सरफेस फ्लैट हैं, पहला और दूसरा, जबकि तीसरा सरफेस कर्व है। तो अगर पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन लगा दूं तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये ई डॉट डी ए, ये पहले सरफेस पे, प्लस ई डॉट डी ए दूसरे सरफेस पे, प्लस ई डॉट डी ए तीसरे सरफेस पे। तो इन तीनों सरफेस एरिया को जोड़ दिया जाए तो ये कंप्लीट सरफेस आ जाएगा। मतलब ये इंटीग्रेशन इस केस में तीन हिस्से में ब्रेक हो जा रहा है, पहला और दूसरा फ्लैट सरफेस है, जबकि तीसरा कर्व सरफेस है। इस तीन को यहां लिख दे रहे हैं, ये थर्ड। अब सोचिए, अगर पहले सरफेस की बात करूं तो यहां इसकी वजह से सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, और ये एरिया वेक्टर भी तो आगे ही होगा। इसका मतलब है कि E और A दोनों एक डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तब तो ये पहला वाला सीधे सीधे इंटीग्रेट करने के बाद E इंटू ए मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड DA, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री, तो E इंटू डी ए बाहर आएगा, DA को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा पहला वाला एरिया मालूम चल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर दूसरे वाले की बात करी जाए तो यहां से बाई सिमेट्री हम कह सकते हैं कि इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, लेकिन इसका एरिया वेक्टर भी तो बाहर की तरफ होगा, मतलब पीछे की तरफ होगा। तो यहां पे भी देखा जाए तो 0 डिग्री। तो ठीक वैसे ही जैसा E डॉट डी ए यहाँ पे E इंटू ए हो गया, यहां भी E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन E इंटू ए मिलेगा। मतलब दूसरे वाले सरफेस का भी इंटीग्रेशन E इंटू ए। अब रही बात तीसरा वाला, तो इसकी वजह से बाई सिमेट्री अगर इस सरफेस में यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा फॉरवर्ड। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने की वजह से
इनका डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर इसको इंटीग्रेट कर लीजिए मतलब जोड़ लीजिए, तो 0 को कितना भी बार जोड़ लीजिए वो तो 0 ही मिलेगा। मतलब यहां से 2e इंटू ए। मतलब जब हम गॉस लॉ का यूज करके फ्लक्स निकाले तो हमारे पास था सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एस एन जीरो, और अब जब मैथमेटिकल डेफिनेशन का यूज करके फ्लक्स निकाल रहे हैं उसी सिलिंड्रिकल सरफेस से, तो हमारे पास रिजल्ट है 2e इंटू ए। तो अब तीसरे स्टेप में ए और बी को बराबर करना होता है, ए बराबर बी करना होता है। इसका मतलब है कि सिग्मा ए बराबर 2e ए। सॉरी, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। आप यहां से देख रहे हैं एरिया कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। तो ये रिजल्ट हम लोग पहले से भी जानते थे कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीट है तो उसके एक लेयर की वजह से स्पेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन जीरो है। हम देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। सवाल जहां तक करने की बात है तो इसके सवाल तो पहले ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं। यहां तो केवल हम डेरिवेशन देख रहे थे, और वो भी बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि ये अक्सर आपसे बोर्ड में पूछ लेगा। derive electric field due to infinite seed, derive the formula of electric field due to infinite seed by using Gauss law। ये डायरेक्टली बोर्ड में सवाल आते हैं। तो ये जो चीजें अभी करवा रहे हैं ना, ये सीधे बोर्ड में उठ के आ जाते हैं। नीट और मेन में तो आपके फॉर्मूले का यूज होगा या फिर इससे रिलेटेड कुछ और सवाल पूछेंगे, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये भी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड में इसका डायरेक्टली यूज हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो अपना अगला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो बच्चे इसका भी फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से स्पेस में वायर से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर है। और ये हम लोग पहले कैलकुलेट भी कर चुके हैं, लेकिन वो हम लोग जनरल डेफिनेशन से कैलकुलेट किए थे। अभी फिलहाल हम लोग गॉस लॉ से इसका कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। लेमडा कहने का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां से आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे, और यहां पे गॉसियन सरफेस फिर से एक सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पूछा जाए, यहां पूछा जाए, यहां पूछा जाए, यहां पूछा जाए, या यहां पूछा जाए, मतलब इस लाइन पे किसी भी जगह पे देखा जाए तो इस वायर से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम कह सकते हैं कि बाई सिमेट्री इस लाइन पे हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर इस तरफ भी आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होता, तो जो स्ट्रेंथ यहां है वही स्ट्रेंथ यहां होता, वही स्ट्रेंथ यहां होता, वही स्ट्रेंथ यहां होता। अब सोचिए,
गॉसियन सरफेस तो एक क्लोज सरफेस है, लेकिन फिलहाल तो ये दो लाइन है। अगर r डिस्टेंस दूर यहां रहते तो यहां पे एक लाइन बना लिए होते, तो इस लाइन का कोई सा भी पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पे मिलता, तो इस लाइन के भी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होता। मतलब इस वायर से r डिस्टेंस दूर कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए बाई सिमेट्रिक। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहां पे एक सिलेंडर बना लेते हैं जिसका रेडियस r है। इस सिलेंडर के का रेडियस r है और ये जो वायर है वो उस सिलेंडर के एक्सिस पे है। इसका मतलब है कि उस सिलेंडर के सरकमफ्रेंस पे मौजूद कोई से भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा, क्योंकि उन सब का डिस्टेंस वायर से r है। अब ये तो क्लोज सरफेस नहीं हुआ, जबकि गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए। ये तो केवल कर्व सरफेस बनाया हमने। तो फिर एक काम कर रहे हैं, इस ऊपर वाले सरफेस को भी हम लोग बंद कर देते हैं और इस नीचे वाले सरफेस को भी हम लोग बंद कर देते हैं। मतलब एक बंद सिलेंडर ऊपर भी बंद कर दिए, नीचे भी बंद कर दिए, और ये तो बीच में कर्व सरफेस है ही, तो एक बंद सिलेंडर हो गया अपने पास। अब ये एक गॉसियन सरफेस है। इस सरफेस में तीन हिस्सा है। ये पहला पार्ट, पहला सरफेस 1, ये दूसरा सरफेस 2 और ये तीसरा कर्व सरफेस 3। तो अगर कंप्लीट सरफेस की बात की जाए तो इन तीनों सरफेस को जोड़ दीजिए, कंप्लीट सरफेस आपको मालूम चल जाएगा। तो अब बात है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो तरीका वही है, दो तरीके से फ्लक्स निकालते हैं। एक तरीका होता है आपका मैथमेटिकल, अब हम लोग एक ही लाइन में कर देते हैं। सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म से आने वाला फ्लक्स, ये बराबर होगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए इस सिलेंडर का लेंथ हम लोग L ले रहे हैं, तो बात यह है कि कितना चार्ज अंदर बंद हुआ। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कितना वायर अंदर बंद है। तो जब इस सिलेंडर का लेंथ L है तो अंदर में वायर का लेंथ भी L ही क्लोज हुआ है, और यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज है, इसलिए L लेंथ पे चार्ज लेमडा इंटू L। मतलब ये वाला हिस्सा लेमडा इंटू L। तो अब इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। ये सरफेस, चूंकि ये तीन अलग अलग सरफेस का असेंबली है, तो इस इंटीग्रेशन को आप तीन भाग में तोड़ लेंगे, जैसे पिछले वाले पार्ट में कर रहे थे। E डॉट dA ये सरफेस 1 पे, प्लस इंटीग्रल E डॉट dA सरफेस 2 पे, प्लस इंटीग्रल E डॉट dA ये सरफेस 3 पे, और ये बराबर है लेमडा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे इस सरफेस की बात करें, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर बाई सिमेट्री, चूंकि एक लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा। मतलब ये दोनों तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे। चलिए इसको डीए मान लेते हैं छोटा सा। तो ये दोनों हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे, मतलब E डॉट dA इस पूरे सरफेस पे हमेशा जीरो मिलने वाला है। तो ये वाला पार्ट हमेशा जीरो मिलने वाला है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होगा। ठीक वैसे ही अगर इस नीचे वाले सरफेस पे एक छोटा सा फ्लैट एरिया लूं, तो वो एरिया वेक्टर कुछ इधर होगा, रेडियली आउटवर्ड क्लोज सरफेस से। लेकिन बाई सिमेट्री इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ इधर होगा, और इनके बीच का भी एंगल हमेशा 90 डिग्री, इस वजह से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो, मतलब उनका इंटीग्रेशन भी हमेशा जीरो। लेकिन इस कर्व सरफेस की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया dA, ये रहा dA वेक्टर, और बाई सिमेट्री आप देख लीजिए बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बना रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आगे होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब है कि केवल ये इंटीग्रेशन रह जाएगा
तो ये हो गया 0 + 0 + ये हो गया EDA, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 1 बराबर लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन केवल कर्व सरफेस 3 पे चल रहा है। अब हम लोग बाइसिमेट्री कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ है भाई, यहाँ है भाई, यहाँ है भाई, यहाँ भी है भाई, यहाँ भी है, मतलब इस पूरे कर्व के हर एक पॉइंट पे, पूरे कर्व के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे और फिर जो बच गया वो केवल तीसरे सरफेस का एरिया इंटीग्रल बच गया, सरफेस इंटीग्रल बराबर लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए ये छोटा सा एरिया है, किस पे, तीसरे वाले सरफेस, और ये एरिया सरफेस का एरिया का मैग्नीट्यूड है। ऐसे ऐसे सारे एरिया को जोड़ दिया जाए तो ये इस सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया बताएगा, पूरे कर्व का एरिया। और एक सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई r इंटू लेंथ, तो 2 पाई r इंटू एल। इसका मतलब है कि ये E इंटू 2 पाई r इंटू एल बराबर लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एल कैंसिल हो गया, तो दिस गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लेमडा एल डिवाइडेड बाई, ये एल तो खत्म ही हो गया ना, एल खत्म हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब 2 k लेमडा डिवाइडेड बाई r। ये 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2k के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r, ये रिजल्ट हम लोग पहले से जानते थे। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे बोर्ड पे डायरेक्टली ड्राइव करने को बोल देगा कि गॉस लॉ के हेल्प से इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए। तो अभी आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये केवल इनफाइनाइट का ही क्यों कर रहा है, फाइनाइट का क्यों नहीं कर रहा है? फाइनाइट के केस में भी ऐसे ही हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेके इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते? तो बेटा एक प्रॉब्लम है, अगर ये फाइनाइट लेंथ का होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि जैसे अगर ये, पहले इस केस में देखते हैं, ये इनफाइनाइट है, मतलब θ1 भी 90 गया, θ2 भी 90 गया, इस पॉइंट के लिए भी θ1 90 जाएगा, θ2 90 जाएगा। लेकिन जब ये फाइनाइट होगा तो इस पॉइंट पे θ1 कुछ और, θ2 कुछ और, इस पॉइंट के लिए θ1 कुछ और, θ2 कुछ और। तो अलग अलग पॉइंट के लिए θ1 और θ2 का वैल्यू अलग अलग होगा। इस वजह से इस सिलेंडर के सरफेस पे हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ही कांस्टेंट नहीं होगा, और जब वही कांस्टेंट नहीं होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ ही नहीं पाएगा, और जब इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ पाएगा तो फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। इक्वेशन तो लिख के छोड़ देंगे पर उसको सॉल्व कर पाना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। इसलिए केवल हम लोग इनफाइनाइट लाइन चार्ज का ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। तो बेटा एक बार जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट hollow सिलेंडर, ध्यान रहे ये यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। हॉलो का रिजल्ट लिख लेंगे, यहां सॉलिड कर लेते हैं, हम सॉलिड का करवा देते हैं, हॉलो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसका रिजल्ट हम लिख देंगे, केवल एक ही जैसा है। तो सबसे पहला केस, आउटसाइड सिलेंडर, मतलब R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। जैसे ये कोई तार है, कोई कंडक्टिंग वायर है, बहुत बड़ा कंडक्टिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का,
ये उस कंडक्टिंग वायर का एक्सिस है। ये नीचे भी इन्फिनिटी तक चला गया, ऊपर भी बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक है, मतलब इसको हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं। और इस कंडक्टिंग वायर का रेडियस कैपिटल आर है। चूंकि चार्ज इसके भीतर मौजूद है तो इसके अंदर के चार्ज को हम लोग रो लिख रहे हैं, जहां पे रो ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये रो कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज यहां पे वॉल्यूम में है, इसीलिए हम लोग रो का यूज कर रहे हैं। अब आउटसाइड किसी एक पॉइंट पे चलिए, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर यहां पे कोई एक पॉइंट है और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहला काम करेंगे गॉसियन सरफेस। तो ऐसे केस में गॉसियन सरफेस हम लोग एक सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं, यहां से आर डिस्टेंस दूर, ये पीछे भी आर डिस्टेंस दूर, थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये अपना एक गॉसियन सरफेस है, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो जिस तरह से पिछले वाले पार्ट में हम लोग एक इनफाइनाइट वायर के लिए गॉसियन सरफेस ले रहे थे, यहां भी एक वैसा ही गॉसियन सरफेस लेंगे। ये है अपना गॉसियन सरफेस, और ये कैसा गॉसियन सरफेस है? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ध्यान दिया जाए तो ये तीन सरफेस से मिलकर बना है। ये पहला सरफेस जो कि फ्लैट है, ये दूसरा सरफेस फ्लैट है, और ये तीसरा सरफेस ये कर्व्ड है। तो एक क्लोज सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला फ्लैट हिस्सा, और फिर तीसरा ये कर्व वाला हिस्सा। अब ये पॉइंट P है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग गॉसियन सरफेस बना दिए, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अभी एक ही लाइन में काम कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि E डॉट dA का इंटीग्रेशन बंद चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। एक काम कीजिए, यहां से लेकर यहां तक आपने जो सिलेंडर माना है, क्योंकि वैसे तो ये वायर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का टोटल चार्ज तो इनफाइनाइट हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो आप इसका L लेंथ लीजिए, क्योंकि आपका गॉसियन सरफेस तो गॉसियन जो सिलेंडर है उसका लेंथ L है। तो इस L लेंथ के सिलेंडर में कितना चार्ज बंद है? तो Q इनक्लोज्ड, अगर ये लिखना पड़ जाए तो यहां से लेकर यहां तक जो सिलेंडर बंद है उसी के भीतर का चार्ज, और चूंकि यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है, तो ये हो जाएगा रो इंटू इनक्लोज्ड वॉल्यूम। इसका खुद का रेडियस R, ये लेंथ L, तो L लेंथ ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम ये मिलना है पाई R स्क्वायर, मतलब एरिया इंटू L। मतलब यहां से बंद चार्ज रो पाई R स्क्वायर इंटू L, ये मालूम चल गया। नाउ एक और बात, E डॉट dA को इंटीग्रेट करते हैं, तो पूरे सरफेस पे अगर आप E डॉट dA को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा तीन तरह का सरफेस है, ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, और ये कर्व है। तो इस इंटीग्रेशन को तीन भाग में ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे पिछले केस में ब्रेक किए थे। पहले वाले सरफेस पे E डॉट dA प्लस दूसरे वाले सरफेस पे E डॉट dA प्लस तीसरे वाले सरफेस पे E डॉट dA। अब अगर देखा जाए तो पहले वाले सरफेस पे E डॉट dA का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये पहला सरफेस पे कोई सा भी आप छोटा सा एलिमेंट लीजिएगा उसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, और चार्ज चूंकि इनफाइनाइट है तो बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा, तो इनके बीच में 90 का एंगल, 90 डिग्री पे अगर दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0, तो ये वाला पार्ट 0, तो जाहिर सी बात है उसका इंटीग्रेशन भी 0। ठीक यही चीज
आप इस थर्ड सरफेस के बारे में भी सेकेंड सरफेस के बारे में भी देख सकते हैं। एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड रेडियली आउटवर्ड, तो ये डीए, और बाइसिमेट्री इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने को है। यहां भी ये एंगल 90 डिग्री, ये पिछले वाले केस में भी हम लोग देखें, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, इस वजह से लगातार इनका इंटीग्रेशन भी 0। तो फिर तीसरा वाले की बात कर लें। अगर यहां पे कोई एक छोटा सा एरिया ले लूं, तो ये रहा एरिया वेक्टर और ये इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री, तब तो सीधे E डॉट डी ए सीधे E इंटू डी ए के बराबर हो जाएगा। मतलब इस वाले पार्ट, इन दोनों पार्ट को 0 कर देते हैं, तो ये हो गया E डी ए, और ये इंटीग्रेशन केवल तीसरे सरफेस पे रह गया। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिखूं, यहां लिखूं या यहां लिखूं, मतलब इस सिलिंड्रिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जाकर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, तो ये केवल इंटीग्रेशन में डीए मिलने को है थर्ड सरफेस पे। मतलब ये तीसरे सरफेस का एरिया, छोटा 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 सारा एरिया को जोड़ दिया जाए तो उस कर्व सरफेस का कंप्लीट एरिया मालूम चल जाएगा। तो एक सिलेंडर जिसका लेंथ L है, उसका कर्व सरफेस एरिया सरकमफ्रेंस इनटू लेंथ, मतलब ये E, और यहां से मिलना है 2 पाई r इंटू L। ये आपका थर्ड इक्वेशन है। अब दूसरा और तीसरा को पहले में रख दीजिए। पुट 2 and 3 in 1, और अगर ऐसा करते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है। E डॉट डी ए की जगह E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर, यहां मिलने वाला है Q इनक्लोज्ड का वैल्यू रख दीजिए, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो दिस गिव्स अस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। आप यहां पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ये एक सॉलिड सिलेंडर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण उसके एक्सिस से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ये हम लोगों ने पहले नहीं किया था, इसलिए इसको थोड़ा यहां याद कर लीजिए। रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा, बहुत बार आपसे ये रो नहीं देके लैम्डा दे देगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ दे देगा। तो वैसे केस में आपको रो को लैम्डा से रिप्लेस करना होगा, तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे? मतलब आप ऐसे समझिए, इफ लैम्डा इज गिवन, मतलब है तो ये सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का, लेकिन वो बोल रहा है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है। तो वैसे केस में आपको रिजल्ट भी लेम्डा के टर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब इस रो को लेम्डा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वैसे केस में तरीका बहुत आसान है। देखिए, एल लेंथ का चार्ज ले लीजिए, सिलेंडर यही है, तो चार्ज को आप रो के टर्म में लिखें या लेम्डा के टर्म में लिखें, चार्ज तो वही है। तो बच्चों, अगर इस चार्ज को रो के टर्म में लिखें एल लेंथ का चार्ज, तो ये मिलने वाला है रो इंटू एल लेंथ का वॉल्यूम। एल लेंथ का वॉल्यूम कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये चार्ज है एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, अगर हम लोग रो मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। अब अगर रो की जगह लेम्डा दे रखा है, तो वैसे केस में आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ का यूज करना पड़ेगा, पर चूंकि सिलेंडर वही, तो चार्ज तो उतना ही होगा। अब अगर यूनिट लेंथ में लेम्डा चार्ज है, तो एल लेंथ में लेम्डा इंटू एल चार्ज होगा। तो एल लेंथ सिलेंडर का चार्ज ये रो के टर्म में और ये लेम्डा के टर्म में। आप यहां से देख सकते हैं कि ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर लेम्डा बराबर रो
पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर। अब सोचिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लूं तो ये रो आर स्क्वायर, यहां पे पाई भी है तो एक काम करते हैं, पाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे पाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर, क्योंकि ये रिजल्ट हमको लेमडा के टर्म में लिखना है। तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो लेमडा के बराबर है मतलब ये हो रहा है लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2k के बराबर है, इसका मतलब रिजल्ट है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। टू के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। भाई ये तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ये सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस सॉलिड सिलेंडर को आप एक लाइन वायर बना के एक्सिस पे रख दीजिए और एक लाइन चार्ज का फॉर्मूला लगा दीजिए, रिजल्ट मैच कर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको लेमडा के टर्म में लिखना पड़ेगा फिर। लेकिन अगर रो के टर्म में लिखना है तो फिर लेमडा को रो से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल। तो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर के कारण उसके एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर किसी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0 आर या फिर 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये फॉर्मूला एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर है। क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा है कि बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हम उस सॉलिड सिलेंडर को एक लाइन वायर मान लेंगे और उस वायर को सिलेंडर के एक्सिस पे रख देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। जो रिजल्ट वायर के कारण है एग्जैक्टली वही रिजल्ट उस सॉलिड सिलेंडर के कारण भी होता है। तो आगे से इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर किसी सॉलिड सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो हम लोग वायर को, ये सिलेंडर को वायर से रिप्लेस करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे। अब इसका दूसरा केस, केस 2, इनसाइड पॉइंट, मतलब आर लेस देन कैपिटल आर। तो ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट सिलेंडर है सॉलिड, ये इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, ये उसका एक्सिस है, इसका खुद का रेडियस कैपिटल आर है और यहां लिख रखा है रो। अब लेमडा के टर्म में आंसर नहीं देंगे, अब यहां पे केवल और केवल रो के टर्म। इसके अंदर के किसी एक पॉइंट पे इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा कुछ इस तरीके का। ये एल लेंथ है, एल लेंथ का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां लिख देता हूं मैं। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, हम देख सकते हैं ये फिर से 3 सरफेस से मिलकर बना हुआ है। इस सरफेस को हम लोग 1 नाम दे रहे हैं, बिल्कुल पिछले बार की तरह इस सरफेस को 2 नाम दे रहे हैं और इस कर्व सरफेस को हम लोग तीसरा सरफेस नाम दे रहे हैं। तो ये तीनों सरफेस मिला देने के बाद अपना सिलेंडर क्लोज हो जाएगा, तो ये गॉसियन सरफेस जो कि हमेशा क्लोज होता है। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन से फ्लक्स निकालिए और दूसरा गॉस लॉ के हेल्प से, लेकिन यहाँ पे आपको चार्ज इनक्लोज लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर कितना चार्ज है,
तो इसके अंदर अगर चार्ज को देखा जाए तो इस वॉल्यूम में जितना चार्ज मौजूद है बस वही चार्ज तो क्यू इनक्लोज्ड है अपने पास। मतलब ये जो चार्ज ये जो सेट कर दिए हैं ब्लू कलर से, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज, बिल्कुल सही है। चार्ज इनक्लोज बराबर रो इनटू इनसाइड वॉल्यूम। वॉल्यूम इनक्लोज्ड कितना वॉल्यूम है, इसका डिस्टेंस यहां से r है, क्योंकि r दूरी पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाह रहा है। इस सिलेंडर का लेंथ l है, तो फिर इस इनक्लोज्ड वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेस एरिया इनटू लेंथ, बेस एरिया ये हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, लेंथ वही है तो यहां पे रो इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू लेंथ। ये इनक्लोज चार्ज है अपने गॉसियन सरफेस के भीतर। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो फिर से ये सिलेंडर 3 भाग में टूटेगा, 1 2 3। ये फ्लैट सरफेस आप यहां से देख सकते हैं, बाई सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, एरिया ऊपर। तो सेम लॉजिक जो यहां पे हम लोग 0 0 कर रहे थे, एग्जैक्टली वही लॉजिक यहां भी है। तीसरा वाला 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इस जगह की बात कर दूं तो ये एरिया वेक्टर भी आगे होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आगे होगा। दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, तो एग्जैक्टली ऐसे ही जाएगा और ये टर्म बिल्कुल एग्जैक्ट यही निकल के आएगा। अब अगर मैं बात कर लूं तो ये 2 और 3 इन दोनों को उठा के यहां पर रख लीजिए पहले वाले इक्वेशन में, तो ये फिर क्या मिल रहा है, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर, यहां देख लीजिए क्या है, ये अभी कटना चटना छोड़ दीजिए, E इंटू 2 पाई आर एल नीचे हटा देते हैं पूरा, अभी नया लिखेंगे, बराबर यहां से क्या मिल रहा है, रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल, ये एक एल कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, तो अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन 0 भी है, तो ये भी तो लगाना पड़ेगा ना, बाई एप्सिलॉन 0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर में आ रहा है रो आर डिवाइडेड बाई यहां से 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आप लेमडा के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, ये लेमडा यहां पे नहीं लिखा जाएगा। लेमडा के टर्म में केवल तब लिख पाएंगे जब चार्ज, मतलब पॉइंट जिस जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो उस सिलेंडर के बाहर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब अपना रिजल्ट आ गया। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के भीतर में एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वो रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर उसी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के कारण बाहर में किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो हमारे पास फॉर्मूला था रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, या फिर सीधे सीधे 2 के लेमडा बाई स्मॉल आर, अगर चार्ज डेंसिटी लेमडा के टर्म में दे रखा है। मतलब अगर शॉर्ट में इसको असेंबल कर दूं एक जगह, क्योंकि ये पहले नहीं बताए हैं इसलिए थोड़ा सा इसको अलग से भी एक जगह लिख ले रहे हैं कि अगर ये अपना कोई इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, ये कोई इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है, ये उसका एक्सिस है, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है, इस पे चार्ज डेंसिटी रो है, तो अंदर के किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई इनसाइड, ये लिखा जाएगा रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर वेक्टर में लिख दूं तो रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आर रेडियल, अगर बाहर के किसी पॉइंट पे
सिंबॉलिक इसको भी आर लिख रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ई आउटसाइड ये था रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर अगर लेमडा के टर्म में लिखना है तो इसी को हम लिख सकते हैं 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये भी ध्यान रखिए कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, जबकि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ प्लॉट करने आ गया, ये आर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब तक हम लोग अंदर हैं तब तक तो डायरेक्ट रिलेशन, मतलब डायरेक्ट रिलेशन कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऑरिजिन से निकलेगा। लेकिन ये चीजें तब तक जब तक कि हम सरफेस पे ना पहुंच जाएं, मतलब यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एक बार इससे बाहर आ गए तो अब ये फॉर्मूला जहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ होगा। अगर इस एंगल को थीटा कह लिया जाए तो हम लोग देख सकते हैं ये tan थीटा रो डिवाइडेड बाई, क्योंकि y बराबर m इंटू एक्स, तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि सॉलिड सिलेंडर पहले नहीं करवाए थे, इसीलिए इसको भी डिटेल में लिख लीजिएगा। सारी बातें रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें अब तक बताई जा रही है। तो एक बार जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें अपने नोट्स। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, और ये सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। ये पहले मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, आपने भी कर ही लिया होगा। ये अपने पास एक हॉलो सिलेंडर है, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा या फिर लेमडा भी लिख सकते हैं। अगर पर यूनिट लेंथ में लिख रहे हैं तो लेमडा, अगर पूरे सरफेस पे चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं तो वैसे केस में सिग्मा। सिग्मा और लेमडा में क्या रिलेशन होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। इस सिलेंडर का रेडियस आर है और इसकी वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये याद रखना है। ये आपको डिराइव भी करना है, ये आप खुद एक असाइनमेंट के तौर पे लीजिए और गॉस लॉ का यूज करते हुए इस चीज को आप डिराइव कीजिए कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो कि एक्सिस से r दूर है, वहां पे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई r। मतलब ये फील्ड तो एक इनफाइनाइट वायर का फील्ड है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जो कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला होता है। अब इस लेमडा को अगर सिग्मा से रिप्लेस करना है तो हम लोग को एक एल लेंथ का आप सिलेंडर कंसीडर कर लीजिए। अब चाहे लेमडा के हेल्प से इस एल लेंथ पे चार्ज लिखें या सिग्मा के हेल्प से इस एल लेंथ पे चार्ज लिखें, दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर लेमडा के हेल्प से एल लेंथ का चार्ज लिखेंगे तो ये लेमडा इंटू एल, जबकि अगर सिग्मा के हेल्प से एल लेंथ का लिखेंगे तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया ऑफ एल लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू हाइट, तो 2 पाई आर इंटू हाइट मतलब एल, एल लेंथ का चार्ज लिखना है, एल कैंसिल होगा तो लेमडा बराबर सिग्मा इंटू 2 पाई आर। अब अगर यहां पे लेमडा का वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर रख दिया जाए, देखिए हम यहां पे रखे हैं 2k लेमडा बाई आर, 2k को 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद ये नीचे r और ये लेमडा को रिप्लेस कर दिए हैं सिग्मा इंटू 2 पाई आर। आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे और ये बच जाएगा लेमडा आर, सिग्मा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 आर। मतलब इस 2k लेमडा बाई आर को हम चाहें तो सिग्मा के टर्म में सिग्मा आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो कायदे से अगर देखा जाए बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए जो ये फॉर्मूला आ रहा है, ये तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे इसीलिए लिख लिए हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर assume it as a line charge kept on the axis of the cylinder।
इस सिलेंडर को एक लाइन चार्ज बना के एक्सिस पे रख दीजिए, जो रिजल्ट इस लाइन वायर का होगा वही रिजल्ट इस सिलेंडर का भी होगा आउटसाइड पॉइंट के। यही चीज हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर के केस में भी देखा था। बाहर में एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आ रहा था, अगर लेमडा के टर्म में लिखा जाए तो मतलब वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कैलकुलेट करने के लिए आप पूरे सिलेंडर को हटा के उसको एक लाइन चार्ज में कन्वर्ट कर दीजिए और एक्सिस पे रख दीजिए, और एक्सिस पे रखने के बाद आप एक लाइन वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो चाहे वो हॉलो सिलेंडर हो यूनिफॉर्मली चार्ज या फिर सॉलिड सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज हो, for the calculation of electric field outside the cylinder we can assume it as a line charge which is kept on the axis of the cylinder। तो इस बात को याद रखना, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है देखो स्टार करके लिखा हुआ है, इसको आप याद रखना हमेशा। अब अगर इसके ग्राफ को देखें तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जबकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस है और ये आर एक्सिस है। तो जब तक ये सरकमफ्रेंस मतलब जब तक इन साइड तक है तब तक आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये सीधा लाइन आर एक्सिस को टच कर रहा है। और जैसे ही हम लोग सरफेस पे आएंगे तो स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये 2k लेमडा बाई कैपिटल आर, मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अचानक से 2k लेमडा बाई कैपिटल आर, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हाइपरबोलिक हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था एक इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर की वजह से स्पेस के किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सप्रेशन से निकाले जाएंगे, क्या रिलेशन है सिग्मा और लैम्डा में, रिमार्क्स क्या याद रखना है, बाहर के कैलकुलेशन। देखिए यही चीज आपका स्फीयर के केस में भी था, चाहे यूनिफॉर्मली हॉलो स्फीयर हो या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हो, दोनों ही केस में उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए अगर आपको याद हो तो हम लोग सारे चार्ज को कंसंट्रेट करके सेंटर पे रखते थे और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कर लेते थे। एग्जैक्टली वही चीज को यहां भी रेप्लिकेट करना है। जब इस हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप उस पूरे सिलेंडर को एक लाइन चार्ज में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब एक रॉड पतले से वायर में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको एक्सिस पे रख दीजिए और उस वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका रिजल्ट सेम मिलेगा मैथमेटिकल। तो ये रिमार्क्स है। तो जनरली जब हम लोग को सिलेंडर वगैरह का सवाल मिलता है और हम लोग बाहर कहीं कैलकुलेशन करने को कहता है तो हम लोग सिलेंडर नहीं देखते, उसको हटा के सीधे एक वायर लगाकर हम लोग रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली दोनों का रिजल्ट सेम है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने ये नहीं समझा तो इसको जाइए बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए कैसे करने। एक खास तरह कैविटी वाला सवाल आईआईटी का फेवरेट रहा है, मतलब पिछले 6-7 साल को देखेंगे तो कैविटी के सवाल 4-5 साल आपको मिल जाएंगे। ये कैविटी के सवाल केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही नहीं आते, 4-5 जगह पे आते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास में भी कैविटी आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आता है, ग्रेविटेशन में भी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है और मैग्नेटिक्स में भी आता है। तो ये वाला टॉपिक बहुत जगह पे आता है, इसलिए काफी आईआईटी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है लास्ट 7 to 8 years, जिसमें 4-5 साल आपको इस टॉपिक पे सवाल मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना रेलेवेंट टॉपिक है, और आप इसको देखिए, असाइनमेंट से सवाल लगाइए, जो भी बुक है आपके पास उससे सवाल लगाइए, कैविटी को ढूंढिए। नहीं होता है प्रैक्टिस कीजिए, फाइट कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि मेरे इतना लेक्चर दे देने से कोई फायदा नहीं है अनलेस कि आप उसको एग्जीक्यूट करें। तो आई होप आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, और जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हमारा टॉपिक बदल चुका होगा। एक नए पार्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंटर कर चुके होंगे और उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।